हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट का लास्ट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। ओके, सो बजट के बारे में हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं, बजट के कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, बजट डेफिसिट क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है, कितने तरीके का बजट डेफिसिट होता है ये भी हमने कवर कर लिया है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। जब भी हम सबसे पहली चीज कि जब भी हम बजट की बात करते हैं हम किन चीज को रेफर करते हैं, एक तो होता है रिसीट और एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो किसी भी गवर्नमेंट का एक होती है इनकम और एक होता है खर्चा, यही होता है। अगर ये दोनों ही चीजें बराबर हैं, यानी कि जितनी सरकार की इनकम हुई है उतना ही अगर उनका खर्चा हुआ है, तो ये क्या माना जाएगा, ये बैलेंस बजट माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार की जितनी इनकम हुई है, किसी गवर्नमेंट की जितनी इनकम हुई है उससे ज्यादा अगर खर्चा हो गया, तो ये क्या माना जाएगा, अनबैलेंस्ड बजट माना जाएगा। ज्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, अनबैलेंस्ड माना जाएगा। तो तीन तरीके की सिचुएशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एक होगी बैलेंस्ड, एक होगी सरप्लस, एक होगी डेफिसिट। ओके, बैलेंस्ड क्या है, ये बहुत ही सिंपल था, ये हम समझ चुके हैं। डेफिसिट की सिचुएशन कब होती है, जब जो एक्सपेंडिचर है वो है ज्यादा और जो इनकम है यानी कि जो रिसीट है वो है कम। फिर आता है सरप्लस। सरप्लस क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन जो खर्चे हैं वो कम है, तो ये सरप्लस की सिचुएशन होगी। ठीक है, सो ओरली हमने एक बार इन तीनों ही सिचुएशन को समझ लिया है। अब एक बार हम आते हैं नोट्स की तरफ। सो बैलेंस बजट क्या है, अ बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितनी रिसीट है, जितनी इनकम है, उतना ही खर्चा है, उतना ही एक्सपेंडिचर है, ये दोनों बराबर है, यानी कि क्या है, बैलेंस्ड बजट की सिचुएशन है। ओके, अब इसके मेरिट्स क्या है, द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी भी वेस्ट कहीं पे जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी ऐसा खर्चा होता है जो कि इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो गवर्नमेंट वो खर्चा नहीं करती है। अब बैलेंस्ड बजट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब बैलेंस्ड बजट से क्या देखने को मिलता है, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इट सिग्नल्स फिजिकल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो भी बैलेंस्ड बजट शो करता है। However, during the general depression of 1930s, अब 1930s में जब एक जनरल डिप्रेशन था उस दौरान क्या हुआ था, द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज। उस टाइम पे ये जो पॉलिसी है बैलेंस बजट की, इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इट वॉज देन दैट द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ अ बैलेंस बजट वर हाईलाइटेड। अब बैलेंस बजट की जो कुछ चीजें जो हाईलाइट हुई थी उस टाइम पे कौन कौन सी थी, शॉर्टकमिंग और डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस्ड बजट। सो बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई बैलेंस बजट से कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी बेरोजगारी का कुछ भी सोल्यूशन यहाँ पे नहीं निकल के आता है। ओके, पर्टिकुलरली व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड विद द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब अनएम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड होता है, एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड होता है, कि भाई एग्रीगेट डिमांड में कमी है। ओके, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जब ये दोनों आपस में लिंक्ड है और उसके बाद में भी बैलेंस बजट के पास में इस चीज का कहीं कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इट हैपेंड इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग 1930s, और काफी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज थी जहां पे ये सिचुएशन देखने को मिली थी 1930s में। सो बैलेंस बजट इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे जो बैलेंस बजट है वो ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है। ओके, किक स्टार्ट ऑफ ग्रोथ इन दीज इकोनॉमीज डिपेंड ऑन अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये जो तरीके की इकोनॉमीज हैं यहाँ पे किक स्टार्ट ऑफ ग्रोथ किन चीजों से हुआ है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू हुआ है, बैलेंस बजट से नहीं हुआ है। ओके, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर किया है तब जाकर के इन इकोनॉमीज में किक स्टार्ट हुआ है। दिस ऑफन लेट्स टू डेफिसिट बजट। ओके, जिसकी वजह से काफी बार डेफिसिट बजट की सिचुएशन भी देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस बजट की। अब अनबैलेंस बजट दो तरीके का होता है, एक होता है सरप्लस और एक होता है डेफिसिट। ओके, सो एन अनबैलेंस्ड इज दैट बजट इन विच रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल। तो अनबैलेंस बजट कौन सा बजट होता है, जिसमें रिसीट और जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल नहीं होता है। ओके,
दिस मे बी सिचुएशन ऑफ सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। तो ये सिचुएशन या तो सरप्लस बजट की हो सकती है या फिर डेफिसिट बजट की हो सकती है। सो सरप्लस बजट, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सरप्लस बजट क्या होता है। सो दिस इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरप्लस मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमें ज्यादा मात्रा में मिली है, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट रिसीट है, जो गवर्नमेंट की इनकम है, वो ज्यादा है उनके खर्चों से। ओके, surplus budget estimated government receipt is more than estimated government expenditure. Okay, so merits and demerits of surplus. Merits, सबसे पहले merits पढ़ते हैं इसके। Now surplus budget is desired when the economy is battling inflation. जो सरप्लस बजट है इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है ड्यू टू एक्सेस डिमांड। और इन्फ्लेशन कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई कम होता है। अब इस सिचुएशन में काय की जरूरत पड़ती है? सरप्लस बजट की जरूरत पड़ती है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सरप्लस से। ओके, और इस सिचुएशन में यानी कि सरप्लस बजट में क्या होता है? इनकम गवर्नमेंट की ज्यादा है, और इस सिचुएशन में क्या होता है? इनकम जो है गवर्नमेंट की वो ज्यादा है और एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम है। ठीक है, अब इनकम जब ज्यादा है गवर्नमेंट की और खर्चे कम हैं, और वहीं इकोनॉमी में क्या देखने को मिल रहा है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन देखने को मिल रही है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो इस सिचुएशन में क्या होगा? सरप्लस बजट plugs the inflationary gap by lowering the level of aggregate demand. Okay, अब क्योंकि हम यहाँ पे सरप्लस बजट की सिचुएशन पढ़ रहे हैं, तो सरप्लस इकोनॉमी में सरप्लस बजट की सिचुएशन कैसे होगी कि भाई हो सकता है जो इनकम है वो बढ़ी हो। अब इनकम कैसे बढ़ेगी कि भाई टैक्सेस बढ़ गए होंगे, जो फाइन्स फीसेस होती हैं उससे जो इनकम होती है वो ज्यादा हो गई होगी। ठीक है, जिसकी वजह से मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब क्योंकि इन्फ्लेशन में प्राइसेस भी बढ़ती हैं, अब दोनों ही चीजें यहाँ पे बढ़ गई हैं। ठीक है, अब जब टैक्सेस बढ़ गए हैं तो जो उस इकोनॉमी के लोग हैं उनकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई लोगों के पास में, तो क्या होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वापस से इक्विलिब्रियम पे आने लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है तो लोगों का जो खर्चा करने का जो पैटर्न है वो भी कम होगा, और जिससे कि क्या होगा? इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो भी वापस अपने सिचुएशन पे, अपनी जो पहले वाली जो प्राइसेस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उस पे पहुंच जाएगी। ओके, और प्राइसेस वापस से नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए सरप्लस बजट की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? इन्फ्लेशन के सिचुएशन में सरप्लस बजट की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं सरप्लस बजट इन्फ्लेशन की सिचुएशन में वापस से ऐसे रोल प्ले करता है कि वापस से जो प्राइसेस है वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती हैं, नॉर्मल प्राइसेस बन जाती हैं। सो सरप्लस बजट प्लग्स द इन्फ्लेशनरी गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो लो हो जाता है। कैसे? क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, लोगों की जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है सबसे पहले वो कम हुई, जिससे कि डिमांड कम हुई। अब जैसे ही डिमांड कम हुई तो जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इज लोअर्ड ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन रेवेन्यू कलेक्शन। अब एग्रीगेट डिमांड कम कैसे हुआ? क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ गया। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने का मतलब है कि हो सकता है टैक्सेस बढ़ा दिए हो, जिसकी वजह से क्या हुआ? बजट सरप्लस में आ गया हो। ओके, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ी सी कमी हो गई हो, जिसकी वजह से जो बजट है वो सरप्लस में आ गया हो। ओके, सो बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो सरप्लस बजट है उसकी जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जब एग्रीगेट डिमांड काफी ज्यादा हाई होती है। अब इस सिचुएशन में सरप्लस बजट किस तरीके से रोल प्ले करेगा कि भाई ये हम समझते हैं कि जो बजट होता है वो सरप्लस में कब होता है? जब इनकम ज्यादा होती है। अब गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा कैसे होगी? या तो हो सकता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया हो, टैक्स के थ्रू बढ़ गया हो। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, अब जैसे ही टैक्सेस बढ़ गए तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ने लग गई, लेकिन बदले में क्या हुआ है कि जो लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो चुकी है। अब जैसे ही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हुई है, जिससे कि क्या हुआ है कि मार्केट में डिमांड कम हो गई है। अब जैसे ही डिमांड कम हो गई तो जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से काफी हाई प्राइसेस थे, और जैसे ही डिमांड कम हुई तो वो प्राइसेस वापस से
कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इस सरप्लस की वजह से, सरप्लस बजट की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ये जो सिचुएशन थी इन्फ्लेशन की वो वापस से करेक्ट हो जाएगी। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगा कि कैसे सरप्लस बजट ने इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी उसको करेक्ट किया है। ओके, आगे देखते हैं, इसके डीमेरिट्स की तरफ देखते हैं। एज सरप्लस बजट टेंड्स टू लोअर द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अब जैसा कि हमने देखा कि सरप्लस बजट की वजह से एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम हो गया। इट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। अब इसकी जरूरत डिप्रेशन की पीरियड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं पड़ती है। इफ द सरप्लस बजट पॉलिसी इज कॉन्स्टेंटली परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, अगर ये कॉन्स्टेंटली परस्यू करी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, एग्रीगेट डिमांड में रिड्यूस टू अ लेवल दैट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर ये कॉन्स्टेंटली ये पॉलिसी चलती है सरप्लस बजट की, तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होते होते ऐसी पॉइंट आ जाएगा जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। द इकोनॉमी में बी ड्राइवन इनटू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी कहाँ आके फंस जाएगी, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में आके इकोनॉमी फंस जाएगी। इसलिए सरप्लस बजट की जो सिचुएशन है वो सिर्फ इन्फ्लेशन में ही वर्क कर सकती है, डिप्रेशन में वर्क नहीं कर सकती है। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं डेफिसिट बजट की। अब डेफिसिट बजट की सिचुएशन कौन सी होती है, जब खर्चे ज्यादा हो चुके हैं, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट यानी कि रेवेन्यू इनकम ये कम है। ओके, सो दिस इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रिसीट। ओके, कीन्स एंड अदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिसिट बजट highlighting its merits। अब इसके merits देखते हैं। So Keynes recommends deficit budget as a key instrument to correct the state of depression। So Keynes ने क्या कहा था कि जो डिप्रेशन की जो सिचुएशन है ये किससे करेक्ट हो सकती है, डेफिसिट बजट करेक्ट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग, डिप्रेशन इज दैट फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो। सो डिप्रेशन कौन सा फेज होता है, जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी लो होता है, ओइंग टू द लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जहां पे क्या होता है, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे देखी कि डिप्रेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और डिप्रेशन में सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या देखी जाती है कि लो इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से लो एग्रीगेट डिमांड होता है। लो इन्वेस्टमेंट है और जिसकी वजह से क्या है, लो एग्रीगेट डिमांड है। ओके, लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कॉन्सिक्वेंटली जिसकी वजह से क्या होगा, प्लान्ड आउटपुट इज मच लोअर देन दी फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लान्ड आउटपुट है इज मच लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से बहुत कम होगा प्लान्ड आउटपुट। ओके, ये सब किसकी वजह से हुआ है, डिप्रेशन की वजह से हुआ। कि भाई डिप्रेशन की जब सिचुएशन होती है तो उसमें क्या होता है, किसकी वजह से होती है, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से होती है, जिसमें लो एग्रीगेट डिमांड होता है और जो प्लान्ड आउटपुट है वो भी बहुत कम होता है, किससे, इज लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स अ नेशनल प्रॉब्लम। अब इन सब चीजों की वजह से सबसे मेन चीज क्या निकल के आती है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नेशनल लेवल का प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आती है। अब डेफिसिट बजट रेजेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू वेज। अब डेफिसिट बजट की वजह से एग्रीगेट डिमांड दो तरीके से बढ़ता है। सबसे पहला है जिसमें कि डायरेक्टली बाय वे ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो काफी ज्यादा हाई होता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय दी पीपल। और डायरेक्टली तो कैसे बढ़ाता है कि भाई डायरेक्टली गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, और इनडायरेक्टली क्या होता है, जो लोगों का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये भी बढ़ जाता है, इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ जाता है। सो इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय दी पीपल। सो गवर्नमेंट का यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंडिचर बताया गया है, और जो लोग हैं, जो पीपल हैं ऑफ द इकोनॉमी, उनका इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब इसके डीमेरिट्स देखते हैं। सो डेफिसिट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। अब डेफिसिट बजट की जो सिचुएशन है वो इन्फ्लेशन के टाइम पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी।
इट इज अ पीरियड व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इन्फ्लेशन क्या होता है ये हमको पता है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नाउ डेफिसिट बजट इन सच सिचुएशन, अब जो डेफिसिट बजट है जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रिसीट से, इस सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन एएस कैन नॉट इंक्रीज, जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ नहीं सकता है, would further increase the gulf between aggregate demand and aggregate supply. So deficit budget की situation में ये जो aggregate supply और aggregate demand के जो बीच का जो गल्फ है ये और ज्यादा बढ़ने लगता है, okay? Consequently, inflationary gap would rise and wage price spiral when wages increases with the prices and prices increases with wages may set in. So यहाँ पे क्या देखा गया है कि भाई एक तरफ तो ये सिचुएशन है जिसमें डेफिसिट बजट की हम बात करें, जहाँ पे ऑलरेडी खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, और जो इनकम है वो काफी कम है। अब ये हम इन्फ्लेशन के सिचुएशन में इसको हम इसलिए नहीं वर्क करवा सकते क्योंकि इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है सप्लाई से। एक इकोनॉमी आप इमेजिन कीजिए जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे सब काम कर रहे हैं, सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट पे है और डिमांड उससे भी काफी ज्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपन को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन खर्चा तो हमारा ऑलरेडी ज्यादा है, तभी तो हम डेफिसिट बजट के सिचुएशन में हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हम वापस से उस खर्चे को बढ़ा सकते हैं, क्या और खर्चा कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो बढ़ता रहता है और वेज प्राइस स्पाइरल कहीं ना कहीं ये भी बढ़ता है। वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, व्हेन वेजेस इंक्रीजेस विद प्राइसेस, कि जब वेजेस है वो बढ़ते हैं प्राइसेस के साथ साथ में और प्राइसेस बढ़ती हैं वेजेस के साथ साथ में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, सो इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार इसको वापस से अपन रिपीट करते हैं। डेफिसिट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के पीरियड में डेफिसिट बजट बिल्कुल डिजायर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कौन सा पीरियड होता है, इट इज द पीरियड व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि इन्फ्लेशन वो पीरियड होता है जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब डेफिसिट, क्योंकि हम बजट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हम डेफिसिट में, अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ऑलरेडी लॉस में हैं, है ना, हम ऑलरेडी, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम क्या, हमारे अंदर क्या और पोटेंशियल है कि हम और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो डेफिसिट बजट इन सच सिचुएशन व्हेन एएस कैन नॉट इंक्रीज, अब ऐसी सिचुएशन में हम नहीं है कि हम अपने सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा सकें, वुड फर्दर इंक्रीज द गल्फ बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम सप्लाई को बढ़ा सकें, इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच का जो गल्फ है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप वुड राइज, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी गैप है ये काफी बढ़ जाता है और साथ ही में ये वेज प्राइस स्पाइरल जो है वो भी सेट इन हो जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने बैलेंस्ड बजट की बात करी है, हमने अनबैलेंस बजट की बात करी है इस वीडियो में। अनबैलेंस में भी हमने दो सिचुएशन को यहाँ पे ध्यान में रखा है, एक थी सरप्लस और एक थी डेफिसिट। ओके, सो आई होप कि अपन ने जितना कुछ भी इस वीडियो में पढ़ा है वो सारा आपको क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।